तो फर्स्ट वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से आरसी कपल्ड एम्पलीफायर है, कैसे उसकी वर्किंग है, ऑपरेशन है, क्या क्या उसके अंदर चीज़ें यूज़ होती हैं। तो ऑपरेशन एक बार दोबारा से मैं बता देता हूँ। इनपुट हमने वीक सिग्नल कोई दिया, ठीक है। ये कैपेसिटर डीसी को जाने नहीं दे रहा और इस वजह से ये इसको एम्पलीफाइड कर देगा 180 के फेज शिफ्ट के साथ। ये 180 का फेज शिफ्ट दोबारा से सेकंड स्टेज एम्पलीफायर में जाएगा और ये 180 से दोबारा रोटेट होकर के यानी 360 के आउटपुट में हमें मिल जाएगा। लेकिन जो आउटपुट में हमें जो गेन मिला है वो मल्टीप्लाइड गेन से लेस होता। रूल के हिसाब से A1 इंटू A2 मिलना चाहिए हमें, दो स्टेज हैं हमारे पास, तो इसका जो गेन है, इसका जो गेन है वो मल्टीप्लाई होना चाहिए, लेकिन वो रिड्यूस होकर के मिलता है हमें, मल्टीप्लाई होकर के नहीं मिलता। उसका रीज़न मैंने यहाँ पर लिखवाया था, क्योंकि जो इफेक्टिव लोड रेजिस्टेंस है फर्स्ट स्टेज का वो रिड्यूस हो जाता है। किसकी वजह से? ड्यू टू शंटिंग इफेक्ट, ठीक है। ये शंटिंग इफेक्ट मैं डिटेल में अभी बताऊंगा क्या है। टू द इनपुट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द सेकंड स्टेज, सेकंड स्टेज के अंदर उसकी शंटिंग इफेक्ट की वजह से, लोड रेजिस्टेंस की वजह से वो गेन को रिड्यूस कर देते हैं। This reduces the gain of the amplifier in the second stage. Then let us see how this can be reduces due to shunting effect. ठीक है, तो इसको स्टडी डिटेल में करने के लिए हम इसको 3 पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। मेन इसका जो एग्जाम में आता है वो यही है, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व। फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व, यानी जब हम फ्रीक्वेंसी को वोल्टेज गेन के साथ ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व है। 3 पार्ट में हमने इसको डिवाइड करना है। तो पहले ग्राफ प्लॉट करते हैं क्या है, फिर इसको देखते हैं। दिस इज योर फ्रीक्वेंसी along x-axis, this is your voltage gain, ठीक है। अब इसको हमने ड्रॉ करना है ग्राफ। Now you can see that this is the graph और ये हमारी है मैक्सिमम वैल्यू। इस मैक्सिमम वैल्यू से हम वोल्टेज गेन की मैक्सिमम वैल्यू है AV, ठीक है। इससे हम √2 डिवाइड कर देते हैं और ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी, दैट इज AV divided by √2 और we can say 0.707 AV, ठीक है। ये 2 पॉइंट आए हैं हमारे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। इसको अगर हम नीचे की तरफ ड्रॉ कर दें तो दैट रीजन इज नोन एज लो फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी रेंज। और इससे आगे की तरफ अगर हम ड्रॉ कर दें तो दैट इज योर हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी रेंज, ठीक है। और ये आपका यहाँ से यहाँ तक है मिड फ्रीक्वेंसी रेंज, मिड फ्रीक्वेंसी रेंज, ठीक है। तो हमने इसको इन तीनों ही फ्रीक्वेंसीज के अंदर डिस्कस करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं लो फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी रेंज। और ये लो फ्रीक्वेंसी रेंज लेस देन 50 हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज से नीचे।
पहले ग्राफ को समझते हैं क्या है ये। फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज गेन ने हमने ग्राफ प्लॉट किया। तो आप अगर ध्यान से देखें तो जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं, वोल्टेज गेन शुरू में इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद जब हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं तो वोल्टेज गेन बढ़ नहीं रहा। ठीक है, इट इज़ नॉट इंक्रीजिंग, इट बिकम्स कांस्टेंट। हम फ्रीक्वेंसी को और बढ़ा रहे हैं लेकिन फिर भी गेन क्या है, कांस्टेंट है। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद इस गेन को अगर हम देखें और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से अब ये कांस्टेंट भी नहीं रहा, सीधा भी नहीं गया, ये डिक्रीज होना शुरू हो चुका है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, शुरू में बढ़ा और फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो बढ़ा नहीं, कांस्टेंट हो गया। उसके बाद भी ये कांस्टेंट नहीं रहा, लार्ज फ्रीक्वेंसी रेंज में अगर हम इसको बढ़ाते हैं तो इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। तो हमने ये चीज़ देखनी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। दैट इज़ नोन एज ए फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व। तो सबसे पहले हम इसको बात करेंगे लो फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर, जब हम फ्रीक्वेंसी को कम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा रिवर्स वे में समझने की कोशिश करो। जब हम फ्रीक्वेंसी घटा रहे हैं, कम कर रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं आप, ठीक है, इस पॉइंट से नीचे पीछे की तरफ चल रहे हैं। जब हम फ्रीक्वेंसी को कम कर रहे हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी कम होती चली जा रही है तो गेन भी क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। क्यों कम होता जा रहा है, अब आपको इस ग्राफ के अंदर, इस डायग्राम के अंदर देखिए। जब हम फ्रीक्वेंसी को कम कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी कम कर रहे हैं तो ये उसको रोकने की कोशिश करेगा। जो C1 है और क्या है आपका CC, क्योंकि ये लो फ्रीक्वेंसी के लिए एक तरीके से ब्लॉकेज का काम करते हैं। तो CC क्वाइट हाई बिकम्स क्वाइट हाई एट द लो फ्रीक्वेंसी, और जब कपलिंग कैपेसिटर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा तो ये सिग्नल को आगे नहीं जाने देगा, और जब ये सिग्नल को आगे नहीं जाने देगा तो गेन हमारा बढ़ेगा ही नहीं। इसीलिए जब हम फ्रीक्वेंसी को कम कर रहे हैं, कम, तो गेन हमारा डिक्रीज हो रहा है। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा क्या है कि यहाँ पर हमारे पास CE भी लगा है। ठीक है, जब कम फ्रीक्वेंसी का सिग्नल यहाँ आएगा, कम फ्रीक्वेंसी का सिग्नल, तो वो इसमें से पास नहीं होगा। ये एक स्मूथ पाथ है, वो रेजिस्टेंस में से पास होगा, और जब वो रेजिस्टेंस में से पास होगा तो इस वजह से यहाँ पर कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, और जब वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा तो सिग्नल और ज़्यादा वीक हो जाएगा हमारा आगे। तो जब हम कम फ्रीक्वेंसी का सिग्नल इनपुट में दे रहे हैं तो वो एम्पलीफाइड नहीं हो रहा, वो डिक्रीज हो रहा है। एक तरीके से जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी कम करते जाएंगे तो गेन जो है वो रिड्यूस होता चला जाएगा। ये बात वेरीफाइड हो गई, हमने इसको रिवर्स तरीके से समझा है। ठीक है, जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते चले जाएंगे, अब देखो फ्रीक्वेंसी बढ़ा गया, इसके अंदर स्मूथ चला गया, इसके अंदर बाईपास हो गया, और ये भी इसको इजीली पास होने देगा, और जैसे जैसे पास होने देगा तो गेन जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। यहाँ तक ये बात वेरीफाइड हो चुकी है। ठीक है, दो चीज़ें हुई जब हम फ्रीक्वेंसी को कम कर रहे हैं एट लो फ्रीक्वेंसी। CC बिकम क्वाइट हाई, बहुत ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, और वेरी स्मॉल पार्ट of the signal will pass from one to another stage, one stage to next। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, बट CE जो कॉमन एमीटर, जो कैपेसिटर एमीटर पर लगाया है, वो अनेबल टू
शंट द एमिटर रेजिस्टेंस, वो एक तरीके से बाईपास का काम नहीं करेगा, यानी एमिटर रेजिस्टेंस को शंट नहीं कर पाएगा, ठीक है। और इस वजह से हेंस वोल्टेज गेन फॉल हो जाएगा एट लो फ्रीक्वेंसी। तो जब फ्रीक्वेंसी कम होगी तो गेन भी क्या होता जाएगा, कम होता चला जाएगा। क्लियर। अब बात करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी रेंज की। हाई फ्रीक्वेंसी रेंज का मतलब हो गया कि हमने जो है इस रीजन में देखना है, इसमें ऐसा क्या होगा, मिड को बाद में डिस्कस करेंगे। एट हाई फ्रीक्वेंसी, एट हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा। ये तो 50 हर्ट्ज से कम थी, ये 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा है। अब ध्यान से देखो, जब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं रूल के हिसाब से गेन बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पर गेन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। हमने ये देखना है ऐसा क्यों। जब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी पर ये जो सीसी है ये बहुत कम हो जाएगा, कोई रेजिस्टेंस एक तरीके से ऑफर नहीं करेगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई है। और फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो एक्स सी इज इक्वल टू 1/ω/c, ये जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम। अगर हाई फ्रीक्वेंसी है तो ये बहुत नेग्लेजिबल हो जाता है, और जब ये नेग्लेजिबल है तो एक तरीके से शॉर्ट सर्किट की तरह सारा का सारा सिग्नल इसमें से पास हो जाएगा। और जब सारा का सारा सिग्नल पास हो जाएगा तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया है। और शॉर्ट सर्किट जब हो जाता है सिग्नल तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता आउटपुट में, और जब वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा तो सिग्नल रिड्यूस हो जाएगा हमारा। पहला काम तो ये हो गया कि एट हाई फ्रीक्वेंसी इट इज क्वाइट लो, वेरी स्मॉल एंड बिहेव एज ए शॉर्ट सर्किट। और शॉर्ट सर्किट होगा तो लार्ज करंट होगा, लार्ज करंट होगा तो यहाँ पर ड्रॉप नहीं होगा और इस वजह से आउटपुट रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। अब दूसरी चीज, जब हाई फ्रीक्वेंसी आ रही है, हाई फ्रीक्वेंसी आ रही है तो ये कॉमन कैपेसिटर ऑफ द एमीटर एंड दिस कैपेसिटर ऑफ द एमीटर, ठीक है, बेस करंट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। और जब बेस करंट बढ़ जाएगा तो बेस करंट कितने टाइम्स बढ़ता है कॉमन एमीटर में, बीटा टाइम्स बढ़ जाता है। तो जब शॉर्ट सर्किट की तरह ये काम कर रहा है तो सारा का सारा करंट इस कैपेसिटर में से पास होगा, यहाँ भी इस कैपेसिटर में से पास होगा, और इस वजह से करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जब करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो अगेन वोल्टेज ड्रॉप रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप रेजिस्टेंस के अक्रॉस तब होगा जब रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा रहेगी। लेकिन अगर करंट ज़्यादा बढ़ गया सर्किट में तो जो है वो ड्रॉप नहीं होगा, ठीक है। तो हाई फ्रीक्वेंसी पर भी हमारा जो गेन है वो लगातार रिड्यूस होता जा रहा है बिकॉज इट इज़ ए वोल्टेज गेन। तो दो चीज़ें यहाँ पर हुई, एट हाई फ्रीक्वेंसी CC is quite low या वेरी स्मॉल, आप इसको लिख सकते हैं, बहुत कम है, एंड बिहेव एज शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। दिस डिक्रीज द आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगी इस वजह से, ठीक है। आल्सो दूसरा काम क्या हो रहा है, आल्सो एट हाई फ्रीक्वेंसी द कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ एमिटर CE इज लो, ये भी कम हो जाएगा, विच इंक्रीज द बेस करंट
ये भी बेस करंट को बढ़ा देगा एंड दस बेस करंट बढ़ा देगा तो करंट गेन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा बीटा टाइम्स 10 बेस करंट एंड रिड्यूसेस द करंट गेन बीटा टाइम्स की बजाय बीटा ही लिख दो इसको, क्योंकि बीटा क्या होता था आपका IC/IB होता था। अगर ये बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। तो जब कॉमन ये कैपेसिटर ऑफ द एमीटर लो होगा तो उसमें से लार्ज करंट पास होगा, लार्ज करंट पास होगा तो बेस करंट बढ़ रहा है, बेस करंट बढ़ने का मतलब करंट गेन की वैल्यू क्या हो रही है, एक तरीके से यहाँ कम हो रही है। ड्यू टू दिस वोल्टेज गेन फॉल्स, वोल्टेज गेन फॉल्स, वोल्टेज गेन यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई है। तीसरी, अब आप बात करते हैं मिड फ्रीक्वेंसी की। मिड फ्रीक्वेंसी रेंज, और ये कितनी है, 50 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है, अब देखो जब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं मिड फ्रीक्वेंसी, तो अब ना तो गेन बढ़ रहा है और ना ही गेन कम हो रहा है। यहाँ पर गेन क्या है, कांस्टेंट है। ऐसा क्यों हुआ ये देखना है। अब हमने मेन पॉइंट मिड फ्रीक्वेंसी का ही था। शुरू में हमने देखा फ्रीक्वेंसी कम कर रहे हैं तो कैपेसिटर कम करंट को पास होने देगा, इसलिए अगले स्टेज में भी कम करंट जाएगा और गेन कम हो जाएगा। इस स्टेज में हमने क्या देखा, जैसे फ्रीक्वेंसी हाई कर देते हैं शॉर्ट सर्किट हो जाता है, करंट इंक्रीज वोल्टेज डिक्रीजेस, क्योंकि बेस करंट इंक्रीज होगा तो करंट गेन डिक्रीज हो गया और इस वजह से भी वोल्टेज डिक्रीज। दो रीज़न यहाँ थे। और इस रीजन के अंदर अब जब हम यहाँ से यहाँ फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हैं, ना तो ये बढ़ रहा ना ये कम हो रहा, इट इज रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, अब इस रीजन में क्या होता है, जब हम फ्रीक्वेंसी मिड रीजन में करते हैं और धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, जब हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो जब फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो ये धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, क्योंकि कम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा ये। तो एक तरीके से ये शॉर्ट सर्किट होने की तरफ है। ठीक है, और जब ये शॉर्ट सर्किट होगा तो करंट गेन कम होना चाहिए एक तरीके से, लेकिन उसी टाइम, ठीक है, लो रिएक्टेंस ऑफ सीसी decreases the higher loading effect of the first stage and hence current will be gain lower। क्या मतलब हुआ, एक बार दोबारा से देखो। जब हम मिड फ्रीक्वेंसी रेंज में हैं, फ्रीक्वेंसी हम बढ़ा रहे हैं, रिएक्टेंस ये कम होता चला जाएगा। अगर ये कम हो रहा है हमारा, तो ये लार्ज करंट को इसके अंदर से पास होने देगा, लार्ज करंट पास होने का देगा, तो इसका मतलब करंट यहाँ पर गेन की वैल्यू बढ़ती चली जानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि करंट बढ़ रहा है और गेन बढ़ता होना चाहिए यहाँ पर। लेकिन उसी वजह से जब सर्किट में ज़्यादा करंट एक तरीके से जाएगा तो लोडिंग इफेक्ट हो जाता है। ठीक है, लोडिंग इफेक्ट। लोडिंग इफेक्ट क्या हो गया कि जैसे आप रूम में बैठे हैं, ठीक है, रूम में बैठे हैं आप सभी क्लासरूम में, और एकदम से बेल बज गई और सबको एकदम से बाहर निकलना है, तो लार्ज स्टूडेंट्स है, लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और गेट का रास्ता है छोटा सा, तो इस वजह से आप लोग सारे के सारे एकदम से बाहर नहीं निकल पाएंगे। उसको बोलते हैं एक तरीके से लोडिंग इफेक्ट। तो लोडिंग इफेक्ट की वजह से करंट कम हो जाएगा, लेकिन सीसी फ्रीक्वेंसी बढ़ने से डिक्रीज हो रहा है। तो एक तरफ तो इंक्रीजिंग वे में होना चाहिए और दूसरा लोडिंग इफेक्ट से कम हो रहा है, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, और इस वजह से ना तो वो बढ़ पाता और ना ही वो कम हो पाता, वो कांस्टेंट रह जाता है।
ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, इन मिड फ्रीक्वेंसी वोल्टेज गेन इज यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म रहता है, ठीक है, बिकॉज व्हेन द फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, जब हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं, रिएक्टेंस कम हो गया उसका, सीसी, रिएक्टेंस ऑफ सीसी डिक्रीजेस, ये तो डिक्रीज हो रहा है, यानी ये तो चाहता है कि गेन बढ़े क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, विच टेंड्स टू इंक्रीज द गेन, वोल्टेज गेन, ये तो चाहता है कम होना, जब ये कम हो रहा है तो करंट ज़्यादा बढ़ रहा है तो वोल्टेज गेन क्या होना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए। हाउएवर at the same time लोअर रिएक्टेंस हो जाता है, ठीक है, मीन्स हायर लोडिंग इफेक्ट of the first stage, हायर लोडिंग इफेक्ट, एकदम से सारा करंट जाने की कोशिश करता है और लोड बढ़ जाता है, और इस वजह से हेंस लोअर द गेन, और गेन क्या हो जाता है आपका, कम होना शुरू हो जाता है। और ये दोनों फैक्टर एक दूसरे को, ये बढ़ाने के लिए है, इंक्रीज के लिए, और ये लो करने के लिए, कैंसिल आउट कर देते हैं और वो कांस्टेंट रहता है। These two factors cancel effect of each other, hence gain remains constant in mid frequency range। मिड फ्रीक्वेंसी रेंज में गेन क्या रहता है आपका, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको आपने एक्सप्लेन करना है, लो में, हाई में और देन मिड में। ये हमारा हो गया आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, और ये पूरा एक क्वेश्चन 9 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। अब इसकी कुछ एडवांटेज भी देख लेते हैं और डिसएडवांटेज भी। एडवांटेजेस क्या है इसकी, इट इज स्मॉल, लाइट एंड इनएक्सपेंसिव, सस्ता सा है, हल्का है और छोटा सा होता है, ठीक है। दूसरी चीज, इट हैज एक्सीलेंट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एंड गेन, जितना ज़्यादा कांस्टेंट होगा उतना अच्छा है, एंड गेन इज कांस्टेंट ओवर ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज। ऑडियो फ्रीक्वेंसी का मतलब समझ रहे हैं अभी, 50 से लेकर के और 20 किलोहर्ट्ज़ से ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है, इस रेंज में ये एक तरीके से कांस्टेंट रहता है। तीसरा, इट हैज़ मिनिमम पॉसिबल नॉन लीनियर डिस्टोर्शन, इसमें डिस्टोर्शन कम है, ठीक है, तो इस वजह से भी हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये 3 इसके एडवांटेज हो गए, स्मॉल है, लाइट है, इनएक्सपेंसिव है, एक्सीलेंट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व है, लार्ज फ्रीक्वेंसी के लिए कांस्टेंट रहता है। हम चाहते भी हैं कि गेन हमारा कम या ज़्यादा ना हो, फिक्स रहे, कांस्टेंट रहे, और यही रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। और दूसरा, मिनिमम पॉसिबल नॉन लीनियर इसकी डिस्टोर्शंस होती हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई ट्रांसफार्मर नहीं है, कोई कॉइल नहीं है, इस वजह से इसमें डिस्टोर्शंस यानी जो हैं कमियां कम आती हैं। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज भी है,
डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसकी? इसका गेन कलेक्टिवली स्मॉल रहता है। कलेक्टिवली स्मॉल का मतलब ये वैल्यू इसकी कम है, ठीक है। जैसे लार्ज गेन नहीं है इसका, स्मॉल गेन के लिए। इट हैज़ कंपैरेटिवली स्मॉल गेन, ठीक है, बिकॉज ऑफ लोडिंग इफेक्ट। इसमें लोडिंग इफेक्ट की वजह से गेन ज़्यादा नहीं बढ़ पाता। दूसरा, मोस्ट क्लाइमेट, नमी जब आती है तो ये नॉइजी, आवाज़ देना शुरू कर देता है। दे हैव टेंडेंसी टू बिकम नॉइजी इन मॉइस्ट क्लाइमेट। नमी की वजह से इसमें आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। तीसरा, इम्पीडेंस मैचिंग पुअर है। इम्पीडेंस मैचिंग इज पुअर, ठीक है। इम्पीडेंस मैचिंग क्यों पुअर है? बिकॉज एज आउटपुट इम्पीडेंस इज सेवरल 100 ohms while of a speaker is of only few ohms। आपने देखा होगा जब भी हम माइक को स्पीकर के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसमें कुछ डिस्टोर्शन आनी शुरू हो जाती है शुरू में, फिर उसको एडजस्ट करना पड़ता है ताकि आवाज़ क्लियर हो जाए। ऐसे बोलते हैं हेलो हेलो। तो एक तरीके से इसकी जो इम्पीडेंस मैचिंग है वो थोड़ी सी पुअर रहती है, ठीक है, क्योंकि इसका जो मैच करते हैं, जैसे हम इसको कनेक्ट करते हैं किसी भी चीज़ के साथ, साउंड के साथ, स्पीकर के साथ, तो इसका जो आउटपुट इम्पीडेंस है वो तो सेवरल 100 में है और जो स्पीकर होता है उसका कुछ ही ओम होता है, इसलिए मैच जल्दी से नहीं हो पाता, एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। अब तो काफ़ी अच्छे हो गए, लेकिन पहले जो है ये एडजस्टमेंट करनी पड़ती थी हमें। तो ये इसकी कुछ डिसएडवांटेज हैं और यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है सभी ने, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट वन में से है। चलिए, थैंक यू।